हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिक्षण के बारे में, टीचिंग क्या होता है, उससे रिलेटेड और भी बातें बताएंगे, उसका अवस्थाएं और विशेषताएं ये सब। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारा लर्निंग वाला यानी कि अधिगम वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आपको प्लेलिस्ट में सभी कोर्स का जितना भी वीडियो बनते जा रहा है उसमें हम ऐड कर देंगे, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है, शिक्षण को परिभाषित करते हुए इसकी विभिन्न अवस्थाओं को विस्तृत रूप से समझाइए। तो देखते, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। सामान्य भाषा में शिक्षण वह प्रक्रिया है जो सीखने सिखाने के उद्देश्य से शिक्षक द्वारा विद्यालय में संपन्न की जाती है, उसे शिक्षण कहते हैं। तो आप सभी देखते ही होंगे कि विद्यालय में जो आपके टीचर सब आते हैं आपको सिखाने के लिए, सिखाने के उद्देश्य से, तो सामान्य तौर पर उसी को ही हम टीचिंग बोलते हैं। उसके बाद लिखा है, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। अतः शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जब एक अनुभवी व्यक्ति कम अनुभवी व्यक्ति को जानकारी, ज्ञान या अनुभव प्रदान करता है तो उसे शिक्षण कहते हैं। आप देखते होंगे कि पहले जो था वो टीचर केंद्रित हुआ करता था, लेकिन अब जो इसको चेंज करके बाल केंद्रित कर दिया गया है। आपके अनुसार यहाँ पे सिलेबस डिसाइड किया जाता है कि आप किस लेवल तक का सीख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब बाल केंद्रित हो चुका है और जो अनुभवी व्यक्ति है वो हमारे टीचर हैं और कम अनुभवी व्यक्ति जो हैं बालक हैं। तो अनुभवी व्यक्ति जो है कम अनुभवी व्यक्ति को यहाँ पे जानकारी, ज्ञान या कोई भी अनुभव प्रदान करता है तो उसे हम शिक्षण कहते हैं। इस कार्य के लिए शिक्षण विधियों या शिक्षण सत्रों का, शिक्षण सहायक सामग्री का आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इन सब को सीखने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करते हैं, शिक्षण सत्रों का प्रयोग करते हैं और साथ में शिक्षण सहायक सामग्री इन सब का प्रयोग करते हैं शिक्षण विधि को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, जॉन एडम्स के अनुसार प्राचीन काल में शिक्षण द्विध्रुवी प्रक्रिया थी जिसमें छात्र एवं शिक्षण होते थे। ये इसको हम बोल सकते हैं बाईपोलर प्रक्रिया बोल सकते हैं, जिसमें मात्र एक शिक्षण, जिसे मात्र एक विद्यार्थी होता था यानी कि छात्र, और एक शिक्षक होता था। और लेकिन यहाँ पे जॉन डेवी के अनुसार वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में शिक्षण त्रिध्रुवी प्रक्रिया है यानी कि ट्राइपोलर प्रक्रिया है। कैसे, यहाँ पे देख सकते फिगर में बताया जा रहा है, अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम। यहाँ पे पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु आप लिख सकते हैं, उसको भी जोड़ा गया। उसके बाद हम जानेंगे शिक्षण का अर्थ क्या होता है और उसका परिभाषा। तो अर्थ एवं परिभाषा देख लेते हैं। शिक्षण अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, ये आप सभी जानते होंगे। शिक्षण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ सीखने एवं सिखाने की क्रिया से होता है। उसके बाद लिखा है शिक्षण का व्यापक अर्थ। तो जब आप शिक्षण का व्यापक अर्थ लिखते हो उससे पहले आपको इसका संकोचित अर्थ लिखना होता है, वो मैंने थोड़ा भूल गया था तो इसलिए मैंने नीचे लिखा है। तो आपको उसके बाद ये वाला पैराग्राफ लिखना, शिक्षण का संकोचित अर्थ। तो क्या होता है, शिक्षण के संकोचित अर्थ का तात्पर्य स्कूली शिक्षा से है जिसमें अध्यापक द्वारा एक निश्चित समय पर एक विशिष्ट वातावरण में शिक्षण कराता है। तो देखिए, नैरो इसको मीनिंग बोला जाता है, टीचिंग का नैरो मीनिंग। तो क्या है वो, जैसे कि आपको देखते होंगे आप क्लासरूम में आपके टीचर्स आते हैं, एक आपका पढ़ाई वाला माहौल क्रिएट कर देते हैं और उस निश्चित टाइम में पढ़ा करके चले जाते हैं। और इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का ज्ञान दिया जाता है, वो सिर्फ आपका सिलेबस से दिया जाता है। जो आपका बाहरी जीवन में चल रहा है उसका ज्ञान इसमें नहीं दिया जाता है। और वही हम बात करें, इसके बाद आपको ये वाला पैराग्राफ लिखना है, शिक्षक शिक्षण के व्यापक अर्थ। तो ये लिखना है, आपको टॉपिक देना है शिक्षण का व्यापक अर्थ। तो इसमें देखिए क्या सिखाया जाता है, शिक्षण के व्यापक अर्थ में वह सब सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में सीखता है। तो इसमें वो भी ऐड किया जाता है जो आप बाहरी जीवन में सीखते हो, समाज में सीखते हो, वो सब भी इसमें सिखाया जाता है आपको। शिक्षण के व्यापक अर्थ में बालक औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों से जीवन भर सीखता रहता है। विभिन्न शिक्षा शास्त्री एवं विद्वानों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर
शिक्षण के परिभाषा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत ऐसे विद्वान जिन्होंने शिक्षण के आधार पर अपना परिभाषाएं दिया हुआ है। सबसे पहले है गेज के अनुसार। तो क्या है, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाता है। वांछित का मतलब फ्रेंड्स पॉजिटिव वे में परिवर्तन लाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए उसके बाद है स्मिथ के अनुसार। तो स्मिथ क्या बोलते हैं, शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। अगर आप उद्देश्य रखोगे तभी तो फ्रेंड्स आप सफलतापूर्वक कोई भी काम को कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपका उद्देश्य होना जरूरी है। शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। उसके बाद हफ तथा डंकन के अनुसार। तो ये क्या कहते हैं, शिक्षण 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया है, योजना, निर्देशन, मापन एवं मूल्यांकन। उसके बाद है रियांस के अनुसार, दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। आप देखते होंगे दूसरे को, आप भी किसी को सिखाते होंगे या किसी को दिशा दिखाते होंगे अपने से छोटे को, तो उनके मायने में इसी प्रक्रिया का जो शिक्षण बोला जाता है। उसके बाद मॉरिसन के अनुसार, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति एवं कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संबंध है। और एक घनिष्ठ संबंध कैसे बोला जा सकता है, देखिए आगे लिखा है, जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षित करता है। तो ये तो मालूम ही होगा आपको, जो ज़्यादा मैच्योर आदमी होता है वो कम मैच्योर आदमी को शिक्षित कर सकता है। और उन दोनों के बीच में जो एक घनिष्ठ संबंध होता है, एक विचित्र संबंध जिसको बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे थाइन के अनुसार, अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। तो अधिगम हमने आपको पढ़ा दिया है। तो जो भी आप सीखते हो उसमें कुछ भी आप किसी भी प्रकार का वृद्धि और करोगे तो उसमें और उसी को यहाँ पे शिक्षण माना जा रहा है। अधिगम में वृद्धि करना यानी कि जो भी आपने नॉलेज अभी तक सीखा उसमें और इंक्रीज करते चला जाना ही शिक्षण कहलाता है। उसके बाद है शिक्षण के प्रकृति एवं विशेषता, इसका क्या नेचर है और इसका क्या प्रॉपर्टीज है देख लेते हैं। शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ये आपको मालूम होगा। तो मैं यहाँ पे रीड कर दे रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा। शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। उसके बाद शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षण औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है। उसके बाद हम देखेंगे शिक्षण के उद्देश्य। तो इसमें लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य से ही शिक्षण के उद्देश्यों का निर्माण होता है। जिस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तनशील है वैसे ही शिक्षण के भी उद्देश्य परिवर्तनशील है। तो देखा होगा आपने, जो भी आपका शिक्षा के उद्देश्य वो शिक्षण के उद्देश्यों का ही निर्माण करता है। कोई भी जो है शिक्षा आपका शिक्षण का ही उद्देश्य का निर्माण करेगा। जिस प्रकार यहाँ पे दिया भी हुआ, जैसे आपका उद्देश्य परिवर्तनशील है वैसे ही आपका शिक्षण भी उद्देश्य परिवर्तनशील है। उसके बाद लिखा हुआ शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। बालकों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, बालकों में आत्मविश्वास तथा आत्मानुभूति करने योग्य बनाना, बालक को उसके जीवन में संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, बालक के मनोविज्ञान बालक को उसके जीवन में संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, बालक के मानसिक क्षमता का विकास करना, स्वावलंबन एवं व्यक्तित्व का विकास। उसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य एवं रहन सहन का विकास, बच्चों में वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता का विकास कराना। उसके बाद शिक्षण का उद्देश्य ये होना चाहिए जिससे बालक सीखने के लिए प्रेरित हो या जिज्ञासा उसमें उत्पन्न हो। उसके बाद है शिक्षण के दौरान क्या करें। शिक्षण से पूर्व योजना बनाकर पूरी तैयारी के साथ कक्षा में जाएं। ये सब पॉइंट्स फ्रेंड्स आपको याद रहता है, लेकिन आप फिर भी कुछ पॉइंट भूल जाते हो, इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान से पॉइंट वाइज याद कर लेना है। शिक्षण में सभी विद्यार्थियों को शामिल करने का प्रयास करें। बच्चों को आपस में चर्चा परिचर्चा, जिसको आप डिस्कशन बोलते हो, करने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें। बच्चों को अपने अनुभवों कठिनाइयों को व्यक्त करने का मौका दें। बच्चों के अच्छे कार्यों की सराहना पूरी कक्षा के सामने कर उन्हें प्रोत्साहित करें।
आकलन करने के बाद बच्चों की त्रुटियों कमियों पर सकारात्मक फीडबैक दें। उसके बाद है बच्चों को बेझिझक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षण कराते समय दैनिक जीवन से जुड़ी घटनाओं के उदाहरण देकर व्याख्या करें। उसके बाद है यहाँ पे शिक्षण कराते समय क्या ना करें। आपको हर एक चीज़ का कोई एक मेरिट डीमेरिट होता है, तो यहाँ पे आपको ये सब नहीं करना है। कोई टीचर यहाँ पे गलती से कर भी बैठता तो वही आपको ध्यान देना है। बिना शिक्षण योजना के शिक्षण कार्य ना करें। कक्षा में कभी क्रोध ना करें। किसी बच्चे को संपूर्ण कक्षा के सामने मजाक ना बनने दें। बच्चों द्वारा प्रश्न पूछने पर उन्हें डांटा ना करें। आपका कोई भी कार्य एवं व्यवहार शिक्षक की गरिमा के विरुद्ध ना हो। बच्चों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। उसके बाद यहाँ पे शिक्षण की अवस्थाएं। तो शिक्षण की क्या क्या अवस्थाएं हैं, मेनली 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले पूर्व क्रिया अवस्था, फिर अंत क्रिया अवस्था, फिर उत्तर क्रिया अवस्था। सबसे पहले हम जानेंगे कि पूर्व क्रिया अवस्था में क्या होता है। इसमें शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की योजना बनाते हैं और पढ़ने के लिए तैयार करते हैं। इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था को शिक्षण नियोजन अवस्था भी कहते हैं। यानी कि आपको क्या पढ़ाना है क्लास में, इससे पहले ही आपको तय करना होता है कि इस टाइम में मैंने इतना पढ़ा देना है। शिक्षा की पूर्व क्रिया अवस्था में निम्नलिखित क्रियाओं का सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले पे है शिक्षण के उद्देश्यों का निर्माण करना एवं निर्धारण। तो इसमें क्या है, शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व अपने अध्यापन के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। शिक्षक अपना शिक्षण उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान, व्यवहार, अनुभव, कक्षा स्तर, आयु, मानसिक योग्यता आदि के आधार पर बनाता है। तो जिस तरह से आपका क्लास रहता है, किस तरह के आपके छात्र हैं, उस प्रकार से आपको अपना सामग्री तैयार करके जाना होता है क्लासरूम के अंदर और सभी बच्चों पे अपना नज़र बनाना होता है। उसके बाद है पाठ्य वस्तु का चुनाव। जब शिक्षक शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित कर लेता है तो वह निर्धारित उद्देश्य के अनुसार पाठ्य सामग्री या पाठ्य वस्तु का चयन करता है। शिक्षक पाठ्य वस्तु के चयन के समय वह भाषा के साथ साथ छात्रों के स्तर आदि का ध्यान रखना चाहिए। तो यही सब इसमें बताया जा रहा है आपको। जब आप अपना पूरा डिसाइड कर लेते हो उसके बाद आपको पाठ्य वस्तु पर ध्यान देना होता है कि आपको छात्रों के ध्यान में रख के अपना पाठ्य वस्तु बनाना होता है। उसके बाद शिक्षण युक्तियों का चुनाव करना। शिक्षक को कक्षा में जाने से पहले इस बात का निर्णय कर लेना चाहिए कि पाठ्य वस्तु के किन किन शिक्षण बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षण के समय कौन सी शिक्षण विधियों प्रविधियों का प्रयोग करना है। तो ये सब आपको मालूम ही होगा कि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर लेना जो भी आप क्लासरूम में बताने वाले हो, ताकि कोई भी छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट शिक्षण की अंत क्रिया अवस्था। शिक्षण की अंत क्रिया अवस्था में वे सभी व्यवहार क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिसका उपयोग शिक्षण कक्ष में करना होता है। यह सभी कार्य किसी को पढ़ाने या वांछित अनुभव प्रदान करते समय किए जाते हैं। और उसके बाद लिखा है इस अवस्था में शिक्षक और छात्र आमने सामने रहते हैं और शिक्षक पाठ्य के विभिन्न भागों का वर्णन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उत्तर देते हैं। तो ये मिडल स्टेज होता है शिक्षण का, टीचिंग का। तो इसमें आप सभी देख ही सकते हैं, टीचर पढ़ाते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं किसी भी छात्र से और उत्तर भी बताते हैं। उसके बाद है शिक्षण के अंतःक्रिया अवस्था में शिक्षक द्वारा कक्षा के अंतर्गत की जाने वाली प्रमुख क्रियाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला क्या होता है, कक्षा के आकार की अनुभूति। शिक्षक जैसे ही कक्षा में प्रवेश करता है तो वह कक्षा में बैठे हुए छात्रों पर एक सरसही निगाह से नज़र डालता है जिससे उसे पता चल जाता है कि कक्षा में अच्छे एवं कमज़ोर छात्र कहाँ कहाँ बैठे हैं। इस प्रकार वह कक्षा में भौतिक नियोजन कर लेता है। तो जब भी एक शिक्षक क्लास में आता तो उसका नज़र हर एक स्टूडेंट पर होना चाहिए। उससे उसको कहीं ना कहीं उसका चेहरा ही बता देता है कि वो डरा हुआ है या उसको नॉलेज है या नहीं है। आप सब देखते ही होंगे अपने क्लासरूम में। उसके बाद है अधिगमकर्ता का नियम, यानी कि जो भी कोई सीख रहा है
उसका क्या नियम है। इसमें शिक्षक अधिगमकर्ता यानी छात्र के समस्याओं से अवगत होता है। तो जो भी बालक कुछ भी सीख रहा है तो उसके यहाँ पे समस्याओं से अवगत होना पड़ता है शिक्षक को। उसके बाद है क्रिया तथा प्रतिक्रिया। शिक्षण में इनका संबंध उन क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं से होता है जो कक्षा में शिक्षक और छात्रों के मध्य चलती है। अर्थात जब शिक्षक कुछ क्रियाएं करता है तो विद्यार्थी उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, अथवा जब विद्यार्थी कुछ क्रियाएं करते हैं तब शिक्षक उनके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रकार शिक्षण की अंत क्रिया प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि आप देखे होंगे क्लासरूम में टीचर आपको कुछ बताते होंगे तो आप कुछ और एक्स्ट्रा जानते होंगे, तो अपना जो भी आप नॉलेज जानते होंगे तो और उसमें डिटेल देते होंगे, तो वो क्या उसका प्रतिक्रिया हो जाता है। वैसे ही अगर आप कोई भी टीचर को बात बताते हो तो टीचर और आपको कोई दूसरा बात बताता होगा। तो ऐसे यहाँ पे क्रिया अंतर प्रतिक्रिया सब चलता रहता है। उसके बाद है शिक्षण युक्तियों का विस्तार। शिक्षक कक्षा में छात्रों को नया ज्ञान देने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करता है। तो इसमें देखे होंगे जैसे कि आपको कोई भी ज्योग्राफी का पढ़ा रहा है तो ग्लोब टीचर लेके आ जाएंगे, या कुछ भी इस तरह का जो भी शिक्षा सामग्री है वो सब यहाँ पे ला के आपको पढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करा सकते हैं। उसके बाद शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था, लास्ट स्टेज है ये। शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था वैसी अवस्था है जिसमें शिक्षक अपना शिक्षण कार्य समाप्त कर लेता है। तब वह जानना चाहता है कि जो कुछ उसने पढ़ा है उसका प्रभाव छात्रों पर क्या हुआ, छात्रों में कौन से व्यवहार में परिवर्तन आया। मुख्य यानी कि मेनली यह अवस्था छात्रों के मूल्यांकन से संबंधित है। इस अवस्था में निम्न क्रियाएं शामिल होती हैं। तो इसमें जब पूरा टीचर अपना लेक्चर दे चुका होता है तब उसके बाद वह जानना चाहता है कि कितना इन्फॉर्मेशन जो बालकों तक पहुंचा है। सबसे पहला पॉइंट है मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों का चयन। शिक्षक जो पाठ का शिक्षण करवाया है उसके समाप्ति के बाद शिक्षक यह जानना चाहता है कि छात्र को कितना जानकारी हुआ। इसके लिए वह परीक्षण विधियों का चयन करता है और मूल्यांकन करता है। उसके बाद लिखा है प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक को अपने शिक्षण की कमियों तथा सीमाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षक मूल्यांकन से जानकारी प्राप्त करके अपने शिक्षण की नीतियों, योजनाओं तथा प्रविधियों आदि में सुधार करने और अधिक प्रभावशाली बनाने की कोशिश करता है। तो जैसे कि उसको जब पता लग जाता है कि हमारे ये कहीं ना कहीं पढ़ाने के तरीके में ये कमी आ रही जिससे बच्चे कम हद तक सीख पा रहे हैं, और फिर उस शिक्षक को उस कमी पर कार्य करके उसको हटाना होता है। उससे क्या होता है आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीख सकते हैं। तो यही सब बात होता है इसमें। उसके बाद है निष्कर्ष, कंक्लूजन, लास्ट में आपको लिखना होता है। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय की बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में शिक्षण का महत्वपूर्ण योगदान है। हम जानते हैं कि बिना शिक्षण के कोई भी विद्यार्थी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यही बिल्कुल सत्य बात कहा जा रहा है इसमें। तो यही था फ्रेंड्स, अगर आप इतना लिख देते तो आपको मिनिमम 13 या 15 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यही सब था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको हमारे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।